सवाल यही है कि क्या अब लोकतंत्र मर चुका है जिसकी चिता पर विपक्ष बैठा हुआ है। जिस तरह से धांधली और पूरे तरीके से नाइंसाफी की खबरें आ रही हैं वो सीधे तौर पे बताती हैं मीनाक्षी नटराजन के लिए राज्यसभा के जो नामांकन पत्र था उनका नॉमिनेशन वही रद्द कर दिया गया। परिमल नाथवानी को बीजेपी के कैंडिडेट को 24 घंटे का समय दिया गया लेकिन मीनाक्षी नटराजन को नहीं। इस पूरे मामले में इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे विपक्ष को हर तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है कि अब पूरे तरीके से तमाम संस्थाएं आप देखिए साम दाम दंड भेद की नीति से एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ी है तो सीधे सीधे नाइंसाफी तो हमें सामने नजर आ रही है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने 68 पर वो चुनाव लड़ी राज्यसभा का और 62 पर जीत हासिल की है। अगर यही साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी होती तो फिर राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं, राज्यसभा खत्म कर देना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अब समय आ गया है कि राजभवन मतलब गवर्नर लोक भवन जिसे कहते हैं राज्यपालों का और राज्यसभा इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण था जिस पर्पस के लिए लाया गया था वो पर्पस खत्म हो गया है। तो वही सब करना है तो आपको लोकसभा में करिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। इस कार्यक्रम की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ मैं करना चाहती हूं। इन तस्वीरों को आप देखिए, कई लोग इस बात को कहेंगे कि देखिए लोकतंत्र की हत्या तो पिछले 12 साल से विपक्ष और खासकर वो पत्रकार भी जो नरेंद्र मोदी से या उनकी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे सहमत नहीं है, लगातार कहते रहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ देना चाहती हूँ इस सवाल को भी और इस फैसले को कि खुद देखिए ये लोकतंत्र आपका है, ये लोकतंत्र बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस पार्टी का नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, आप लोगों का है, आप दर्शकों का, नागरिकों का, वोटरों का। ये तस्वीर ये देखिए, ये जीतू पटवारी ने तस्वीरें फिलहाल ट्वीट की हैं, कुछ ही घंटे पहले की तस्वीरें हैं। जब तक चुनाव आयोग हमसे मिलकर हमारी मांगे नहीं सुनता हम अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। देखते हैं बीजेपी और ईसीआई कब तक लोकतंत्र की चिता पर बैठे रहते हैं। सवाल यही है कि क्या अब लोकतंत्र मर चुका है जिसकी चिता पर विपक्ष बैठा हुआ है। न सिर्फ कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बल्कि अब ये देखिए राज्यसभा के चुनाव में भी जिस तरह से धांधली और पूरे तरीके से नाइंसाफी की खबरें आ रही हैं वो सीधे तौर पे बताती हैं कि कैसे, जिसे दुनिया ये कह रही है कि एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी जैसी स्थिति आ गई, उससे भी ज्यादा धांधली वाले देशों में हमारा शुमार हो गया। या मीनाक्षी नटराजन के लिए राज्यसभा के जो नामांकन पत्र था उनका नॉमिनेशन वही रद्द कर दिया गया। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष में इसको लेकर बेहद चिंता का माहौल है और ये चिंता सिर्फ विपक्ष की नहीं, आम नागरिक की ये चिंता होनी चाहिए। किस तरह से एक झूठा बेकार सा केस उनके खिलाफ लगाकर, वो भी उन्हीं के यानी कांग्रेस के ही शासित राज्य में तेलंगाना में, जिसमें एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी, कोई प्राइवेट कंप्लेंट थी जो किसी भी कानूनी नजरिए से अभिषेक मनु सिंघवी से लेकर और कई जानकार मैदान में आए, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल झूठ है, कानून का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है संविधान का जो ये कहता है कि अगर एक प्राइवेट कंप्लेंट होती है बड़े नेताओं के खिलाफ तो न जाने देश के किस कोने में कितनी कंप्लेंट होती होंगी, पता ही नहीं है। जो पब्लिक लोग हैं, खासकर जन सेवा में जो लगे हुए हैं, उनके खिलाफ ये दुश्मनी की चीजें तो होती रहती हैं। ऐसे में उनका नाम हटा दिया गया और उनको नहीं नॉमिनेशन भरने दिया गया। विवेक तनखा और जीतू पटवारी के बयान सामने आ रहे हैं और जयराम रमेश भी जो हैं चुनाव आयोग के दरवाजे पर दिख रहे हैं। अब ये देखिए सीधे तौर पर जो कांग्रेस पार्टी है वो ये कह रही है कि वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी हो गई है। मुझे याद है जब राहुल गांधी ने एक बड़ा प्रेजेंटेशन की दिया था तो लोग हंस रहे थे, खासकर उस तरफ के यानी नरेंद्र मोदी की तरफ के, और उनकी जो पालतू मीडिया है हंस रही थी कि देखिए राहुल गांधी को पता नहीं क्या क्या सपने आते हैं रात को और इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, गंभीर चुगे चुनाव नहीं जीत पाते। मैं चाहती हूँ वही पालतू लोग आकर एक बार फिर से देखें और बताएं आखिर कि हो क्या रहा है। और खासकर ये भी बात समझने वाली है कि परिमल नाथवानी को बीजेपी के कैंडिडेट को 24 घंटे का समय दिया गया लेकिन मीनाक्षी नटराजन को नहीं। इस पूरे मामले में इस वक्त हम देख रहे हैं कैसे विपक्ष को हर तरह से तोड़ने की कोशिश हो रही है। टीएमसी के एक पूरा धड़ा अलग कर लिया गया है। मैंने तो पेपर जांच किए हैं। ये अब केस वोट चोरी का नहीं है, ये अब केस है सीट चोरी का। खुलेआम प्रजातंत्र के साथ डाका हुआ है। अब आप कहेंगे कैसे? उन्होंने कोई ऐसी चीज नहीं छुपाई थी जो वो डिक्लेयर कर सकती थी। उनके अगेंस्ट कोई एफआईआर नहीं थी। उनको एक बात नोटिस मिला था कोर्ट से, सेक्शन 223 ऑफ द न्यू सीआरपीसी, कि आप जवाब दीजिए कि एप्लीकेंट कहता है कि आपको और दूसरे लोगों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने आपत्ति लगाई कि ये नोटिस मुझे भेजा ही नहीं जा सकता कि मेरा इस केस से कोई संबंध नहीं है, कोई कॉग्निजेंस नहीं है।
कोई ऑफेंस नहीं है, तो कौन सी चीज वो डिक्लेयर कर सकती थी एज एन एफआईआर और अ कोर्ट कॉग्निजेंस? मेनली बिकॉज किसी को कोर्ट नोटिस भेज देती है मैकेनिकली इज नॉट अ केस। बिना किसी केस के, बिना किसी प्रकरण के एक ऐसा अनहोनी स्थिति बना दी है रिटर्निंग ऑफिसर भोपाल ने या विधानसभा ने कि एक नेशनल पार्टी के जीते हुए कैंडिडेट को हरा दिया। इस वक्त मेरे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं रशीद किदवई साहब। जाने माने पत्रकार हैं, कई दशकों से भारत की राजनीति को कवर कर रहे हैं, कई बहुत अहम किताबें उन्होंने लिखी हैं और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल जैसे कहते हैं अपने टिप्स पर भारत की राजनीति को समझते हैं और इत्तेफाक से देखिए उसी राज्य से आ रहे हैं जहां ये सब कुछ तमाशा हो रहा है। रशीद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आप देख कैसे रहे हैं इस पूरे मुद्दे को? जी, शुक्रिया अरफा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पहले हम चुनाव में देखिए हारे जीते कोई भी, लेकिन उसकी जो प्रक्रिया है वो साफ सुथरी और इंसाफ के नजरियों से न्याय के तकाजों पर पूरी उतरनी चाहिए। और यहाँ के ऊपर यही भ्रांति है। देखिए, दरअसल हमारे जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने कभी इस बात की कभी कल्पना नहीं की होगी कि ऐसा समय भी आएगा जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनमें तरीके की घोषित अघोषित एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग होगी और इस तरह का न्याय को रोका जाएगा। देखिए, चुनाव में पहली बात मैं अल्फा आपसे ये बताना चाहता हूँ कि उम्मीदवारों को क्यों अपना जैसा कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड है उसको क्यों प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पहले जो चुनाव होते आ रहे थे उसमें ऐसा होता था कि बहुत से लोग जानबूझ के उन सब मुकदमों का दर्ज नहीं करते थे। और क्योंकि जनप्रतिनिधि है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सब चीजों को जिसके आपराधिक मामले वो होना चाहिए। जोर मैं इस बात पे बार बार दे रहा हूँ कि आपराधिक मामलों को आता है जो संगीन अपराध के बाद होते थे, हत्या, बलात्कार, चोरी चकारी, गबन, पैसे का लेन देन, जितनी भी दुनिया में जितनी भी बुरी चीजें हो सकती हैं उसमें आरफा एक और चीज आती है जो टेक्निकल मतलब चीजें होती है कि जैसे मान लीजिए आरफा खानम किसी प्रोटेस्ट में गई, किसी संवेदनशील मुद्दे के ऊपर आपने एक मोमबत्ती जला के आप गई, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया और वहां के ऊपर पुलिस ने आपका नाम उसमें जोड़ दिया, तो ये कोई सीरियस मतलब क्राइम नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। या दो लोगों में कोई मनमुटाव हो गया, कोई आपस में पड़ोसियों ने एक दूसरे के खिलाफ कोई कंप्लेंट कर दी, कुछ कर दी कि साहब उन्होंने हमारी लाइट के ऊपर ये पर्दा डाल दिया, हमें रोशनी नहीं आ रही, कुछ जिस तरह की बातें होती है। ये तकरीबन उसी तरीके का मामला है जो तेलंगाना में हुआ था कि एक प्राइवेट कंप्लेंट किसी ने मीनाक्षी नटराजन के बारे में की थी। वो मीनाक्षी नटराजन को जानती है नहीं जानती है, और उसके ऊपर जो था जो एक निचली जो सबसे अदालत होती है जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट की, उसने उनको कोई एक नोटिस भेजा कि उसको आदमी को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसको बना के तो देखिए संविधान में दो चीजें होती है, उसकी लेटर और स्पिरिट। तो इसकी स्पिरिट का एक प्रथम दृष्टि में साफ नजर आता है कि उसकी अवहेलना हुई है और यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को या कोर्ट्स को इसका संज्ञान लेना चाहिए और न्याय करना चाहिए। बात एक मीनाक्षी नटराजन की नहीं है, बात एक राज्यसभा सीट की नहीं है। बात यह है कि फिर हमें ऐसे से संवैधानिक पद और ऐसे जो सारे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं उसकी मान्यता क्या है। बिल्कुल, आप ये कह रहे हैं कि लकीर का फ़कीर होना नहीं कहता, संविधान और कानून वो ये देखता है कि आप देखिए काला क्या है, सफ़ेद क्या है और उसके बीच में जो ग्रे एरिया है वो क्या है। सीधे तौर पर यहाँ पर एक बदले की कार्रवाई या एक तरह से पूरी साजिश का मामला सामने आ रहा है। मुझे लग रहा है रशीद किदवई साहब कि देखिए पूरे विपक्ष को हर तरह से उसकी कमर तोड़ना, मनोबल तोड़ना, इस सब की कोशिश हो रही है। मीनाक्षी नटराजन इतनी बेहतरीन नेता हैं, आपसे मैं ये भी जानूंगी कि आप उन्हें किस तरह से समझते हैं और जो लोग नहीं उनको जानते कि कितनी कर्मठ कर्मी हैं और राहुल गांधी के नजदीक हैं, पार्टी के संगठन के लिए वो कितनी अहम है, ये भी मैं आपसे जानती हूँ। लेकिन इससे पहले मैं प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट में पढ़ना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए जब टिकट पर लड़ रही तो 3 अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का उन्होंने एफिडेविट दिया जब लोकसभा चुनाव की बात आ रही थी और इलेक्शन कमीशन ने उस सबको इग्नोर कर दिया। लेकिन मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही थी, वो भी राज्यसभा के नॉमिनेशन से, और उनका जो उनका एफिडेविट है वो एक तरह के बहुत ही मामूली प्राइवेट केस को मेंशन नहीं करता। तो कोई एफआईआर भी नहीं है और कोई भी इलेक्शन कमीशन, मैं तो ये कहती हूँ बीजेपी जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन इसमें जिस एक दोहरेपन को सामने ला रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी, इस पर आपका क्या कहना है? फिर आपसे मीनाक्षी नटराजन की क्या वैल्यू है आज के समय में, क्या अहमियत है उनकी कांग्रेस के लिए, देश की राजनीति के लिए, उस पर भी समझूंगी।
देखिए आरफा जो हमारे यहाँ जो लोकतंत्र की प्रणाली है जिसे वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहते हैं, वो दरअसल ब्रिटेन से वो सिस्टम हमने लिया है। और ब्रिटेन में आप जैसा जानती हैं कि उसमें वहाँ कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, कोई उनका संविधान लिखा हुआ नहीं है। वहाँ तमाम चीजें जो होती हैं परंपरा के ऊपर और मर्यादा के ऊपर चलती आई है। तो वही हमारे यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ परंपरा और मर्यादा की कोई स्थान नहीं है। हर चीज में लोग कानून कचहरी का मुंह देखते हैं। दरअसल सबसे बड़ी बात सब लोकतंत्र में तो ये होती है कि मर्यादा और परंपरा होनी चाहिए। हमारे समाज में भी वही मापदंड होते हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी। तो इसीलिए यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर ये तमाम बातें की जा रही है जो लोकतंत्र को बहुत ज्यादा न सिर्फ नुकसान पहुंचा रही है बल्कि हमारे देश की छवि को भी कमजोर कर रही है। देखिए बहुमत जुगाड़ना, जुटाना, ये सारी संख्या मैनेज करना, ये एक कमजोरी को दर्शाता है, क्योंकि जो संख्या है उसी के वो पर्याप्त है और उसमें सरकार चल रही है। तो बार बार इस तरीके से एमएलए और एमपीज को की खरीद फरोख्त होना, ये केवल ये राजनीतिक प्रणाली के लिए बहुत खतरनाक है और भाजपा को भी इसका नुकसान होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि भाजपा को अपने राजनीतिक दल में एक फिल्टर लगाना चाहिए कि जिस तरीके का लोगों को वो ले रहे हैं इससे उनको आने वाले समय में नुकसान होगा। ये तो एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो प्रैक्टिकल टर्फ के ऊपर भी एक राज्यसभा सीट का फर्क नहीं पड़ता। और इसपे जो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा रोल है, इलेक्शन कमीशन को समय देना चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए और उनको मीनाक्षी नटराजन को थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आल्फा में एक और बात को कहना चाहूंगा जो महत्वपूर्ण है, वो ये कि राहुल गांधी को देखिए इन सब चीजों का अंदाजा था। उनका मुझे ऐसा कांग्रेस के सूत्रों से पता चला है कि उन्हें पता था कि 3 स्टेजेस के ऊपर मीनाक्षी नटराजन को रोकने की कोशिश की जाएगी। एक तो जैसा ये पर्चे का होता है कि पर्चे में कोई टेक्निकलिटी निकाल के कोई नुक्स निकाल के उसको रिजेक्ट किया जाएगा। दूसरा स्टेप जो 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 भाजपा के एक रणनीति का हिस्सा था कि एमएलए की खरीद फरोख्त करने की कोशिश की जाएगी, जैसा हमने 2020 में देखा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए और कमलनाथ की सरकार जो थी वो गिर गई और भाजपा में फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए मध्य प्रदेश में। और तीसरी कड़ी ये थी कि 18 तारीख को एक जो वहां के ऊपर जो क्रॉस वोटिंग की जाए, लोगों को प्रलोभन देकर के विधायकों को, फिर वो वहां के ऊपर मीनाक्षी नटराजन को हराया जाए। और एक और उससे जुड़ी हुई बात थी कि ये बात राहुल गांधी को पता थी कि इस तरह की कोशिशें होंगी और राहुल गांधी के ऊपर एक प्रेशर था कि किसी ऐसे आदमी को लाया जाए जो भाजपा के लिए न्यूट्रल हो। और भाजपा के लिए न्यूट्रल हो तो भाजपा उसको जिता देगी। लेकिन राहुल गांधी ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, कि उनका एक दबाव था कि हमें आप सीट टिकट दे दीजिए, हम जिता देंगे। और राहुल गांधी ने नहीं माना। राहुल गांधी ने नई पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को, महिला को, एक बहुत पाक साफ छवि की व्यक्ति को उन्होंने सीट दी। उन्हें पता था उन्होंने हारना मतलब सीट खोना मंजूर किया बजाय इसके कि कंप्रोमाइज करते और किसी कंप्रोमाइज आदमी को वो कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा भेज देते। तो ये एक तरह से लोकतंत्र का शुभ संकेत है और आने वाले समय में इसका फायदा होगा। आप जब प्रश्न करेंगी तो मैं मीनाक्षी के व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ कहूंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये तो एक तरह का आदर्शवाद भी है कि इन चीज़ों के लिए राहुल गांधी की तारीफ भी की जाती है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको, जैसे मैं कहूँगी, कीचड़ में अगर आपको तैरना हो तो कैसे आप साफ पानी की बात करेंगे। तो पूरे तरीके से राहुल गांधी की मन होता है कि इस चीज़ की तारीफ की जाए। आपने अभी तारीफ भी की, लेकिन साथ साथ लगता है कि जब इस खेल के पूरे रूल्स ही बदल गए हैं तो या तो इतना दम हो कि खेल बदल दिया जाए या फिर उन रूल्स को माना जाए जो नए रूल्स निकाले जा रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, मीनाक्षी नटराजन के अलावा यहाँ प्रिंट की एक रिपोर्ट पढ़ रही हूँ कि पिछले 10 साल में बीजेपी ने उन 62 सीटों पर जीत हासिल की है। 68 में से 68 पर वो चुनाव लड़ी राज्यसभा का और 62 पर जीत हासिल की है, जहां पर उसके पास सफिशिएंट नंबर्स नहीं थे, उसके पास गिनती नहीं थी। और यही इसको अगर देखें कांग्रेस पार्टी के हिसाब से तो कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई है। तो सीधे तौर पर पता चल रहा है, अंग्रेजी में कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कि अब पूरे तरीके से तमाम संस्थाएं, आप देखिए, साम दाम दंड भेद की नीति से एक पॉलिटिकल पार्टी लड़ी है। तो सीधे सीधे नाइंसाफी तो हमें सामने नजर आ रही है रशीद साहब।
जी बिल्कुल, और उसके साथ-साथ आरपा देखिए, राज्यसभा का औचित्य भी मतलब खत्म होता जा रहा है। अगर यही तरीके का देखिए राज्यसभा का, फिर मैं आपसे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके लाखों करोड़ों जो लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं कि राज्यसभा क्यों बनाई गई? राज्यसभा इसलिए बनाई गई थी कि जो लोग जो जिनके पास जो संपन्न नहीं है, साधन नहीं है, जो जोड़-तोड़ में नहीं कर सकते, जो राजनीतिक दलों से उस तरीके से विचारधारा से बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होते, तो उनके लिए एक फोरम हो कि जहाँ पर एक अच्छा प्रतिनिधित्व हो देश में, जो नामचीन हस्तियां हों, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो देश की समाज को और सरकार को चलाने में मदद करें या राज्यों का प्रतिनिधित्व करें, उसके लिए राज्यसभा का गठन किया गया था। अगर यही साम दाम दंड भेद की राजनीति करनी होती तो फिर राज्यसभा का कोई औचित्य नहीं, राज्यसभा खत्म कर देना चाहिए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अब समय आ गया है कि राजभवन मतलब गवर्नर, लोक भवन जिसे कहते हैं, राज्यपालों का, और राज्यसभा, इसको समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण था, जिस जिस पर्पस के लिए लाया गया था, वो पर्पस खत्म हो गया है। तो वही सब करना है तो आप लोकसभा में करिए। देखिए हमने एक रिसर्च करी है, वो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से 24 के चुनाव में, जिसका मैं बहुत सशरी तौर पर जिक्र करूंगा कि देश में आपको अंदाजा है अल्फा की कितना पैसा खर्च हुआ चुनाव में। 24 के चुनाव में हमारे आकलन में, वो वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी के साथ में स्टडी की गई है कि 1,24,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 1,24,000 करोड़। इलेक्शन कमीशन के आप माने तो इलेक्शन कहेगा कि 5700 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब आप बताइए, एक वोट, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना में एक वोट, और ये लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, की कीमत 8,000 रुपए आंकी है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इस तरह के राज्यों में वोट की कीमत 3,000 से 4,000 रुपए थी। अब इतना महंगा चुनाव कौन लड़ सकता है? और राज्यसभा में तो बहुत ज्यादा अघोषित रूप से लाखों करोड़ों चीजों का लेन देन होता है। जो आप बता रहे हैं कि 62 68 में से 62 सीटें, उसमें आप अगर व्यवहारिक रूप से देखेंगे तो आपको ये तमाम जो जो मतलब एक तरीके से लोकतंत्र पे दाग और धब्बे हैं, ये आपको साफ नजर आ जाएंगे। तो इस टाइप का मैंडेट, इस टाइप का प्रतिनिधित्व का क्या औचित्य है? इसको हमें बहुत गहराई से और गंभीरता से सोचना चाहिए। जी हाँ, और इसके अलावा एक तस्वीरें ये भी आ रही थी रशीद साहब, जो इससे पहले मुझे मेंशन करना चाहिए था कि भोपाल में ही जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन पर और बाहर से गुंडे आ गए। ये गुंडे भी कहाँ से आ रहे हैं, पैदा कहाँ से हो रहे हैं, कौन इनको भेज रहा है, और उनके ऊपर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। ये भी बहुत एक फिक्र करने वाली बात है, एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर जो न सिर्फ ये सोचता है कि भारत का आज बल्कि भारत का कल भी लोकतांत्रिक होना चाहिए। ये चीजें मुझे बहुत परेशान करती हैं कि अब तो हम सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज जैसी गरीबी हमारे यहाँ हो गई है, घाना, नाइजीरिया जैसे चुनाव हमारे यहाँ हो रहे हैं। कल को हमारा इलेक्शन कमीशन ऐसा हुआ करता था, हमारे ऑफिसर्स कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाके सिखाया करते थे कि कैसे चुनाव कराया जाता है। आज दुनिया हमारे ऊपर लिख रही है कि देखिए यहाँ पर हमारी आंखों के सामने देखते देखते चुनाव की पूरी प्रक्रिया ध्वस्त हो रही है। पैसे का आपने जिक्र किया, बाहुबल का मैं जिक्र कर रही हूँ, धांधली अभी हमें देखने को मिल रही है तमाम जो पश्चिम बंगाल से लेकर और कई राज्यों में। अब आखिरी बात आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने ये कहा कि एक राज्यसभा की सीट बहुत मायने नहीं रखती, लेकिन क्या मीनाक्षी नटराजन राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए क्या मायने रखती हैं? देखिए मीनाक्षी नटराजन का जो व्यक्तित्व है वो बहुत अलग है। शनिवार को वो पूरा एक मौन व्रत रखती है, मतलब एक तरीके का उपवास, कुछ भी नहीं बोलती। आपको अगर उनसे संवाद करना है तो लिख के संवाद होता है। इसी प्रकार से मैंने उनको देखा है कि वो ट्रेन से सफर करती है। जैसे अभी वो तेलंगाना राज्य की इंचार्ज है, कांग्रेस की महामंत्री है, लेकिन वो जैसे दिल्ली से जाती है तो दक्षिण एक्सप्रेस पकड़ के 29 घंटे का सफर करके जाती है। वो सादा जिंदगी है। एक बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तो उनको एक आम राशि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिली, और उसमें मान लीजिए जैसे अगर हम 5 की फिगर बताएं तो उन्होंने 1 खर्च करके 4 वापस कर दिया। ये इस तरह की बातें कोई नहीं करता। उनका गांधीयन लाइफस्टाइल है। वो जोड़ तोड़ की राजनीति नहीं करती। वो अगर चाहती तो महामंत्री होने के नाते वो रेवंत रेड्डी को अपना एक इलेक्शन मैनेजर की तरह से नियुक्त कर देती, और वो रेवंत रेड्डी जो है, जो मुख्यमंत्री तेलंगाना है, वो उनका चुनाव करते। बल्कि उल्टा ये हुआ कि वहीं तेलंगाना से इस तरह का उनके खिलाफ एक साजिश ही मैं कहूंगा, एक साजिश का हिस्सा आया, और जिससे वो राज्यसभा में जाने से वंचित रह गई। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिखाती हैं कि ईमानदारी और सच और नेक नियति से चलना जो है, धीरे धीरे भारतीय राजनीति में न सिर्फ मुश्किल हो रहा है, बल्कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग। लेकिन अल्फा में आखिर में हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, ये बातें जो है कि सच्चाई, ईमानदारी, जैसे मार्क ट्वेन ने कहा था, द गुड थिंग अबाउट ट्रूथ इज यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एनीथिंग।
मतलब इसका कोई नैरेटिव नहीं होता। ये जनता जानती है, देर सवेर पहुंचेगी। और अभी लेकिन जनता उदासीन है। आपने जो भोपाल में धरने का जिक्र किया, मैं वहीं से अभी गुजर के आया और मैंने देखा कि वहां कांग्रेस के उस समय तक गुंडे नहीं आए थे, लेकिन उस समय वहां जो धरना था, लेकिन जनमानस वहां से बिल्कुल उदासीन, दाएं बाएं सब गाड़ियां और सब निकल रही थी। मुझे लगता है कि जनमानस को भी इसमें सक्रिय होना चाहिए और उसका हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि ये समस्या एक राजनीतिक दल की नहीं है, हमारे राजनीतिक सिस्टम की है और देर सवेर वो हम सबको अफेक्ट करेगा। जी हाँ, रशीद किदवई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बेहद फ़िक्र का लम्हा है, न विधानसभा चुनाव, न लोकसभा चुनाव। आपने कहा कि राज्यसभा और राज्यसभा के जो नुमाइंदे हैं और राज्यसभा के जो नेता हैं, उनका क्या काम है, ये सब कुछ दांव पर लग रहा है हमारी आंखों के सामने, देखते-देखते। जबकि दुनिया हमें कह रही है कि हम एक लोकतंत्र हैं, हम कहते हैं हम एक लोकतंत्र हैं, हमारे पास एक संविधान है। इतना बेचारा, इतना लाचार आज विपक्ष नज़र आ रहा है कि उसके पास कोई भी तरीका और हथियार नहीं है कि वो अपनी राजनीति कर सके। शुक्रिया आपका।